आज आप देखेंगे ये बेहतरीन कंटेंट हमारा, जिसमें है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप चलते हैं। प्रारंभिक घटनाएं आप इस तरह से देखेंगे कि हम लोग पढ़ते हैं, अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो 1857 से पहला जो हमारा प्रारंभिक चरण है, घटनाएं हैं, वह 1905 ईस्वी में वो इंड होता है। किस तरह से होता है तो आप ध्यान में रखिएगा कि 1857 का विद्रोह, जी हाँ 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को, ध्यान रखना है कि देखिए ये मोसे मंगल पांडे भी होता है और मोसे मेरठ भी होता है, ये बातें आपको ध्यान रखना है। आप सभी जानते हैं कि हमारा 1857 का विद्रोह जो है मंगल पांडे के द्वारा प्रारंभ किया था। कब? तो मेरठ से किया गया था, ये भी जानते हैं। तो मंथ भी याद हो जाएगा, मई महीना से हुआ था। तो ये बातें आप तीनों को लिंक कर लीजिए। ये M3 आपको याद रखना है, मो से मई याद रखना है, मो से मेरठ याद रखना है और मो से मंगल पांडे याद रखना है। मई जब याद हो जाएगा तो आपको याद ही हो जाएगा। अब अंग्रेजों के खिलाफ जो हो रहा था हमारा, हाँ अंग्रेजों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था ना, हम बोले अब बस करो, अब हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब बस आ गया तारीख 10। कोई दिक्कत है? अब बस आ गया तारीख 10 और 10 मतलब मई, मो से मेरठ, मो से मई महीने में भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया, जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है। बिल्कुल एकदम मजा आ गया होगा। मजा अगर आ रहा है तो मजे लिखा कीजिए कमेंट में। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फिर गठन होता है, ये हमारा है शॉर्ट में, फिर डिटेल में हमारा नोट्स है, आपको चिंता नहीं करना है। फिर क्या होता है कि 1905 के बाद हम लोग यहाँ पर एक देख लेते हैं हमारा कि इस बीच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है, जो है हमारा 1885 ईस्वी का वो साल। 28 दिसंबर की बात है, यानी 1885 में लास्ट के मंथ में दिसंबर महीना याद रखना है। कांग्रेस जो है, आपको ये याद रखना है कि कांग्रेस का माथा क्या हो गया? खनक गया। और उन्होंने क्या किया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया। साल के अंत में ऐसा हुआ था, याद रखना है कि 28 दिसंबर 1885 को, याद रखना है, A.O. ह्यूम की पहल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कर दिया गया। ये बातें हो गई, ये गठन हो गया। उसके बाद जो हुआ वो भी देखने लायक है। उसके बाद 1905 ईस्वी को आप सभी जानते हैं कि ये जो लॉर्ड कर्जन है ना, याद रखना है कि ये लॉर्ड कर्जन, दैट इज गर्जन, और गर्जा ऐसा कि बादल फट गया। समझ रहे हैं? गर्जन समझते हैं ना, बादल का फट जाना। उस तरह से बंगाल का भी फट के क्या हो गया? विभाजन हो गया। तो याद रखना है, कर्जन मतलब गर्जन, और गर्जने से ही क्या हो गया? टुकड़ा हो गया, विभाजन हो गया। सन कब? 1905 ईस्वी तो सभी जानते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि 16 अक्टूबर की ही बात थी। याद रखना है, 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, जिससे स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। जी हाँ, उसका विरोध करने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके से किए हैं, आगे है हमारे स्लाइड में, लेकिन अभी ये जानेंगे कि उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किस कारण से हुआ था, आपको इसके मूल कारण को बताना है। तो आपको याद रखना है कि कर्जन ने जो क्या किया था, बंगाल विभाजन का ये जो फैसला दिया था 1905 ईस्वी के 16 अक्टूबर को। जी हाँ, याद रखना है, अक्टूबर को याद रखना है आपको। देखिए क्या होता है ना, कभी कभी घर में भी घर का बंटवारा हो जाता है, क्या होता है? तो याद रखना है, औक्ता के, क्या होता है? हम किचिर से औक्ता के विभाजन कर लेते हैं घर का, उससे औक्ताना, औक्ता, समझ रहे हैं ना? तो अक्टूबर मंथ आपको याद हो गया होगा, और ये सुलह नहीं हुआ, इसीलिए विभाजन हो गया। सुलह मतलब 16
समझ रहे 16, तो आपको याद हो गया होगा कि 16 अक्टूबर 1905 लॉर्ड कर्जन औकता कर आपका बंगाल का विभाजन हो गया और सुलह नहीं हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 और गर्जने के कारण ही दोनों गर्जा गर्जी में अलग हो गया। तो याद रखना है लॉर्ड कर्जन, आपको याद हो गया होगा, एकदम याद हो गया होगा। एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए। हमारे साथ शिव भजन सर जुड़े हुए हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो कह रहे हैं कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन 1905 से, ये जो इस समय स्वदेशी आंदोलन चला है ना, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन 1905 से प्रारंभ होकर ये कब तक चला पूरे देश में, तो 1919 तक चला। 1919 तक का ये पीरियड आपको याद रखना है। उस बीच में क्या क्या हुआ, तो मुस्लिम लीग का गठन भी हुआ 6 में, ठीक है ना। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे बहुत सारे नाम रिलेटेड है जो कंफ्यूज करता है, तो आप चिंता मत कीजिए, हमारा नोट्स है तो आगे इसका वर्णन जरूर होगा। यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद याद रखना है कि 1906, उसके बाद 1916 की बात है, लखनऊ समझौता। जी हाँ, दिसंबर के ही महीने में 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या हुआ, तो लखनऊ समझौता हुआ। आपसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये लखनऊ समझौता किसके किसके बीच हुआ था। ऑप्शन में रहता है कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा हुआ था, अंग्रेजों के द्वारा, और क्या, तो महात्मा गांधी ने साइन किया था। क्या से क्या लिख देता है लोग, तो यहाँ याद रखना है कि ये 16 जो है ये सुलह हो गया किसके किसके बीच में, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता हुआ। याद रखना है 16, यानी 16 में ही लखनऊ पर क्या हुआ, लखनऊ में समझौता हो गया। याद रखना है, याद हो गया, बेहतरीन बेहतरीन। उसके बाद है ये 19 जो हमारा था, रॉलेट एक्ट की बात है। 1919 ईस्वी में याद रखना है कि मार्च का महीना था। जी हाँ, याद रखना है रॉलेट एक्ट। जी हाँ, रॉलेट एक्ट से क्या हो गया, हम लोगों को मिर्ची लग गया। सही बात है, आप सभी जानते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में, है ना, व्याख्या करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। रॉलेट एक्ट जब आया तो हम लोगों को मिर्ची लग गया, एकदम पगला गए हम लोग। तो याद रखना है मार्च महीने में रॉलेट एक्ट आया था, और ये याद रखना है कि 1919 याद रखना है 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसका भारतीयों पर क्या हुआ, व्यापक विरोध भारतीयों ने किया। यही तो है मार्च मतलब क्या हुआ, मिर्ची लग गया हम लोगों को रॉलेट एक्ट से, सभी जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये तो यहाँ मिर्ची लगा ही, और ये जलियांवाला बाग यानी जले पर मिर्ची आपको याद रखना है। रॉलेट एक्ट मार्च महीने में, और ये क्या था, तो ये जले पर, जलिया मतलब जले पर मिर्ची, यानी ये भी 1919 ही याद रखना है। वो महीना मार्च के जस्ट बाद अप्रैल का दिन था, यानी पहले तो मिर्ची लगाया और किस पर बाद में लगाया, तो जले पर, पता चला मिर्ची लगा दिया। जले बोले तो जलियांवाला बाग, ये आज़ादी का अच्छा वाला फीलिंग्स दे रहा है आप लोगों को, तो हमारे शब्दों पर ध्यान ना दें, उसको ट्रिक समझें। अगर किसी की भावना को आहत पहुंच जाए हमारे ट्रिक से, तो उस भावना को आप ताखे पर रख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भावना का कोई कदर नहीं है, यहाँ पर ट्रिक की बातें हैं जो आपको याद करा रहे हैं, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी को याद रखना है 13 अप्रैल का वो दिन था। मार्च के जस्ट बाद ही अभी हमारा ये रॉलेट एक्ट से मिर्ची लगा ही था, और हम लोगों को फिर से क्या दिया, जख्म दिया। कौन सा, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का। ये अमृतसर जलियांवाला बाग में जनरल डायर, ये डायर समझ रहे हैं ना, ये ही बहुत ही अच्छा आदमी नहीं था। निर्दोष लोगों पर उन्होंने क्या किया, गोली बमबारी कर दी।
उसके बाद हो गया बवाल। क्या हो गया? उसके बाद तो मत पूछिए, हम लोग बौखला गए। अब बोले कोई सहयोग नहीं होगा, एकदम असहयोग, यानी सहयोग का तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचा। तो कब? तो असहयोग आंदोलन और बहुत सारा अन्य आंदोलन जस्ट बाद 1919 के बाद 20 में चले आए। और याद रखना है 1930 तक चला था, जिसमें हम लोग पहला देखते हैं असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक। जी हाँ, वो 1 अगस्त यानी अगस्त महीना यानी 15 अगस्त वाला यानी आज़ादी वाला महीना था, जब 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की और भारतीयों ने ब्रिटिश सामान और उनके संस्थानों का क्या किया? बहिष्कार कर दिया। उसके बाद ये क्या हुआ? असहयोग आंदोलन हो गया। उसके बाद जो है, उसके बाद जस्ट आपको ये पता है कि 1922 तक ही ये क्यों चला असहयोग आंदोलन? क्योंकि यहाँ पर गांधी जी को ना थोड़ा सा दुख तकलीफ ढेर हो गया। सही बात है, उनको बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गया एक घटना से, वो है हमारा चौरी चौरा कांड। जी हाँ, इनके कारण ना गांधी जी को बहुत ही तकलीफ हो गया, क्योंकि उनके अहिंसा का जो मंत्र था उस पर एकदम मतलब उनका क्या कहते हैं, सत्यानाश कर दिया ये लोग मिलके। अच्छा ही क्या, मान ही लेते हैं। क्या हुआ कि 4 फरवरी वैलेंटाइन डे से पहले, याद रखना है, दिल चुरा लिया। क्या बात है, हमारा फरवरी महीना में 4 तारीख को वैलेंटाइन डे से पहले दिल चुरा लिया। कोई दिक्कत है? चुराना मतलब चौरा चौरी, याद हो गया होगा। याद रखना है ये चौरी चौरा। जी हाँ, 1922 याद रखना है। ये 2 जीव जंतु आपको याद रखना है। देखो ये 2 और ये 2 ऐसे मिल गया, चोरी चोरा, दिल चुरा लिया। तो याद रखना है आपको, ठीक है। तो चौरी चौरा में हिंसक घटना हुआ कब? तो फरवरी महीना में, आपको याद रखना है। और जिसके बाद गांधी जी ने क्या किया? हे प्रभु, वापस ले लिया। ये अगर घटना नहीं होता तो और भी पहले हम लोग आज़ाद हो जाते। गांधी जी को एकदम उनका मुंह झड़क गया, बोला अब जाओ, अब हम कोई उपाय नहीं है, तुम लोग का कोई उपाय नहीं करेंगे हम। तो उन्होंने क्या किया? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि चौरी चौरा का ये जो हमारा नरसंहार हमारे ही द्वारा किया गया था, जरूरी भी था। गरम दल वाले कहते हैं ये जरूरी भी था, नरम दल वाले कहते हैं का जरूरी था। ठीक है ना? तो ये बातें याद रखना है कि ये हमारा, इसके कारण उन्होंने क्या किया? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। उसके बाद क्या होता है? जैसे ही 22 में, आपको समझ में आ गया, फरवरी महीना में 22 याद रखना है, दिल चुरा लेना है। ठीक है, तो ये चौरी चौरा घटना हो गया। उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ। ठीक है ना, स्वराज पार्टी का गठन हुआ, क्योंकि असहयोग आंदोलन वापस हो गया। अब क्या करना है? तो बस याद रखना है कि उसके बाद हम बोले अब स्वराज पार्टी का गठन करो। बहुत कुछ हो गया, अब चौरी चौरा हो गया, अब स्वराज करो। याद रखना है स्वराज पार्टी का गठन कब हो गया? तो 1923 ईस्वी में। जी हाँ, 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू चचा और चित्तरंजन दास बाबू ने कांग्रेस के अंदर ही क्या क्या, उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। याद रखना है, वक्त याद हो गया होगा कि आपको दिल चुराना है। फरवरी महीना है, 2022 का मौसम है। उसके जस्ट बाद आपको जब दिल चुरा लिए तो दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? हम राज कर रहे हैं। तो याद हो गया होगा आपको, राज कर रहा है। तो स्वराज पार्टी का स्थापना हो गया। उसके बाद जो है याद रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में प्रारंभ होता है। जी हाँ, और भी बहुत सारा इसके साथ आंदोलन होता है। तो याद रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रखना है, यहाँ पर आपको कहानी अच्छे से याद हो गया होगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात अगर करेंगे तो 1930 ईस्वी में क्या हुआ? तो दांडी मार्च शुरू हुआ। 1930 ईस्वी में क्या होता है बोलिएगा? दांडी मार्च। याद रखना है कि ये दांडी मार्च जो है मार्च महीना से ही संबंधित है। ठीक है, दांडी मार्च जो है वो मार्च महीना से संबंधित है। और ये 12 याद रखना है आपको, इसमें से एक ठो जीव है। देखिए यहाँ 2 जीव बताए थे ना, उसमें से एक ठो जीव आपको याद रखना है 12 मार्च 1930 की बात है को महात्मा गांधी ने नमक कानून के खिलाफ विरोध में दांडी तक की यात्रा उन्होंने की, जिसको दांडी मार्च कहते हैं। कोई दिक्कत है? उसके बाद क्या हुआ आपको ये ध्यान देना है, उसके जस्ट बाद स्वराज की स्थापना हो गई। दांडी मार्च भी प्रारंभ हो गया मार्च महीने में 12 तारीख को। और क्या हुआ?
वो भी ईस्वी था 1930 का ही। और याद रखना है, फिर हम लोगों को समझ में आया कि क्या है, तो अंग्रेज हमको गोल गोल घुमा रहा है, अरे वाह। और गांधी जी भी हम लोगों को गोल गोल घुमा रहे थे। सॉरी फॉर दैट, हम ना गांधी जी के सपोर्टर हैं ना ही विरोधी हैं, बस ये ट्रिक है कि गांधी जी भी हम लोगों को क्या कर रहे थे, गोल गोल घुमा रहे थे। कब? जब चौरी चौरा कांड हुआ, फिर कब? जब स्वराज का स्थापना हुआ, फिर कब? जब हम लोग दांडी मार्च किए गांधी जी के साथ। ठीक है, तो समझ में आया कि ये गोल गोल घुमा रहा है, तो गोलमेज सम्मेलन हो गया 1930 में, याद रखना है। और भारतीय नेता और ब्रिटिश सरकार के बीच एक संवैधानिक सुधार के लिए गोलमेज सम्मेलन का क्या हुआ, आयोजित हुआ। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद है भारत सरकार अधिनियम। जब ये गोलमेज सम्मेलन हुआ तो 1930 से 2 साल के बीच में ये हुआ, आपको यह याद रखना है। उसके बाद ये सम्मेलन में ये मान के चलते हैं कि उसके जस्ट बाद जो है क्या हुआ, तो उन्होंने भारतीय के लिए, उनको खुश करने के लिए भारत सरकार का अधिनियम 1935 लाया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके तहत ही बहुत सारे सुधार की गुंजाइश इसमें समझ में आया। यह एक क्या था, प्रशासनिक और संवैधानिक अधिकार भारतीय को मिलता। कोई दिक्कत है? उसके बाद यहाँ पर जब 35 में हमारे लिए एक कानून अधिनियम बना ही दिया, तो फिर भी बोला कि नहीं, ये नहीं हुआ कि हम लोगों की चाहत और बढ़ने लगी, अब हम लोगों को पूर्ण स्वराज ही चाहिए। तो बस हम बोले ना, वो सब अब कुछ नहीं होगा, या तो क्या करना है, भारत छोड़िए देना है तुमको। तो 1942 ईस्वी में, याद रखना है, ये दू यहाँ भी घूम रहा है, 1942 ईस्वी में, वही महीना हमारे आज़ादी वाला महीना, 8 तारीख को, जी हाँ 8 तारीख को, याद रखना है 8 अगस्त को 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा देते हुए कहा कि अब खत्म हो गया, अब तुम लोग भारत को छोड़ेगा, अदरवाइज वो बुढ़वा वाला डंडा देंगे पीछे में। ठीक है, तो ये बातें स्पष्ट रूप से हो गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि विभाजन और स्वतंत्रता की बारी आ गई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। उसके बाद घटनाक्रम है कि 1946-47 तक पहुंच गए और 46 में कैबिनेट मिशन योजना पर वर्क हुआ। तो मार्च का ही बात रखना है आपको, मार्च में ही क्या हुआ, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत को स्वतंत्रता देने और उनके संविधान निर्माण के लिए योजना बनाई गई। कब? 1946, यानी आज़ादी से 1 साल पहले। ओके, जब योजना हमारा बन गया ना, तो उसके बाद तो समझ में आ ही रहा है कि भारत की स्वतंत्रता, और फिर एक दुख वाला काम हुआ कि भारत का विभाजन भी हो गया, यानी हमारा अखंड भारत के 2 टुकड़े हो गए। वो हो गया हमारा 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता प्राप्त हुई और भारत पाकिस्तान 2 स्वतंत्र देश राष्ट्र बन गया। तो ये एक दर्दनाक विभाजन था जिसमें हम लोग 2 टुकड़ों में बट गए। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसमें से अभी तक जो मुख्य स्वतंत्रता सेनानी हुए, आप जानेंगे कि महात्मा गांधी के सपोर्ट में, याद रखना है आपको, महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, संविधान अवज्ञा हुआ, और क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए महात्मा गांधी को हम लोग जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो है वह कांग्रेस के प्रमुख नेता और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि उससे पहले वो बच्चा कहलाता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या हो गया, तो भारतीय रियासतों को एकीकरण यानी एकता दिवस इसी के कारण मनाया जाता है। तो इनको एकीकरण के लिए बहुत ही अच्छा इनका रोल था। सुभाष चंद्र बोस साहब आज़ाद हिंद फौज की उन्होंने स्थापना की और उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो और मैं तुमको आज़ादी दूंगा, लेकिन बाबा कहीं गायब हो गए, या आप सभी जानते हैं। ठीक है, हमको एक बार मिस कॉल मारा था, फिर बाद में नॉट रीचेबल बता रहा था, तो याद रखना है। उसके बाद हमारे ये बहुत ही लीजेंड है भगत सिंह, इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन के लिए बहुत भूमिका निभाया। स्वदेशी आंदोलन में बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी वस्त्रों के उत्पादन का क्या क्या था, उत्पादों पर क्या क्या था, इन्होंने उसका विरोध किया था। फिर आया बीच में होम रूल लीग की का, तो याद रखना है तिलक साहब यानी लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट दोनों के लिए अलग अलग हो, ये क्या आया था, होम रूल लीग आया था। ठीक है ना। और क्रांतिकारी आंदोलन के लिए भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ बहुत सारे क्रांतिकारी आए थे, इन्होंने भाग लिया था। ओके, तो ये स्पष्ट रूप से आपको नॉलेज मिल रहा है। एक बार आप हमें याद
किस तरह से हम करा पा रहे हैं, किस तरह से आपको मैं डिलीवर कर रहा हूँ, हमारे पास जो भी है ना, उसको अच्छे तरीके से क्या परोस पा रहे हैं या नहीं, आप हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप अगर प्रॉमिस करते हैं कि आपको हम प्यार करते हैं तो एक बार स्टेटस भी लगा दीजिए, थोड़ा सा नीचे रिक्वेस्ट भी कर दीजिए कि गरीब आदमी का चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मज़ा आ जाएगा हमको भी। तो चलिए देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में आप सभी जानते हैं कि सन 1857 के विद्रोह को ही स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा जाता है, किंतु भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1947 तक ही नहीं बल्कि उसके बाद गोवा की मुक्ति तक चला। जी हाँ, गोवा को हम लोग बाद में इसको मिलाए अपने आप में, इसीलिए याद रखना है कि 1947 के बाद भी गोवा को हम लोग बाद में भारतीय सेना के द्वारा पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। 1920 के दशक की बात करेंगे तो गांधी की विचारधारा के कुछ प्रमुख अनुयायी यानी अनुयायी जो जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आज़ाद और बहुत सारे अन्य लोग थे। अगर हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर के उसी समय की भूमिका की बात करें, सुब्रमण्यम भारती की बात करें या फिर करें हम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बात, तो ये सभी बुद्धिजीवी देशभक्त थे जिन्होंने क्या किया, अपने लेखनी से अलग अलग तरीके से उस आंदोलन में उन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया था। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसी तरह से हम लोग सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, प्रीति लता वादेदार, कस्तूरबा गांधी जैसे महिलाओं को भी मुक्ति और स्वतंत्रता संग्राम में उनके भागीदारी के लिए हम लोग जानते हैं। अगर 1930 के दशक की बात करें तो आंदोलन के एक मजबूत समाजवादी अभिविन्यास प्राप्त कर लिया, और समाजवादी अभिविन्यास प्राप्त करने के कारण क्या हुआ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में इसका परिणाम हम लोगों को दिखा, जिसने क्या किया, क्राउन अधिपत्य को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश राज को भारतीय अधिराज्य और पाकिस्तान अधिराज्य में क्या किया, विभाजित कर लिया। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि 26 जनवरी 1950 तक भारत एक स्वायत्त शासी बन गया और भारत के संविधान में भारत गणराज्य की क्या हो गई, स्थापना हो गई। इस तरह से हम लोग आज़ादी तक पहुंच गए हैं। उसके बाद उसी के बाद पाकिस्तान 1956 ईस्वी तक एक प्रभुत्व बना रहा और उसके बाद पहला संविधान उन्होंने 1956 ईस्वी में अपनाया। अगर हम गोवा को जो अभी मिलाने की बात कर रहे थे, वो याद रखना है कि वो 19 दिसंबर 1961 याद रखना है आपको, 19 दिसंबर 1961 को आज़ाद हुआ और इस दिन हम लोग गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना होगा क्या है वो, 19 दिसंबर की बात है। 19 दिसंबर 1961 यानी 61 की बात है जो कि गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत, ध्यान रखना है आपको कि ऑपरेशन विजय के तहत उन्होंने गोवा को अपने आप में मिलाया था। जी हाँ, गोवा को अपने आप में किस ऑपरेशन के तहत मिलाया था, तो याद रखना है ऑपरेशन विजय। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसी दिन पुर्तगाली गवर्नर, याद रखना है उस समय पुर्तगाल में गवर्नर हुआ करते थे मेन्यू वास्लो डी सिल्वा, याद रखना है आपको, ये पूरा नाम है, इसे हम लोग डी सिल्वा के नाम से जानते हैं, उनका पूरा नाम है मेन्यू वास्लो डी सिल्वा। याद रखना है वास्को, तो यहाँ पे वास्लो, वास्को डी गामा आपको पता है, उसे यहाँ वास्लो डे सिल्वा है, जिन्होंने भारतीय सेना ने सामने क्या किया, आत्मसमर्पण किया, पुष्पा झुक गया और गोवा हमारा हो गया। गोवा पर 450 सालों से भी ज़्यादा समय तक किन्होंने राज्य किया, तो पुर्तगालियों का शासन रहा। और 19 दिसंबर 1961 ये जो डेट था, उसी दिन हम लोगों का भारत का ये हिस्सा बन गया। तो ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत भी नहीं हुई होगी। अगर हम 30 मई 1987 को गोवा को क्या किया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। जी हाँ, 1987 ईस्वी को गोवा को क्या मिला, तो पूर्ण राज्य का भी दर्जा दे दिया गया और यह
25वां राज्य उस समय बना था। तो ये भी याद रखना है कि गोवा को जब मुक्ति मिला और आज़ाद भारत का हिस्सा बना तो वो कई नंबर पर कईवां ये राज्य था, तो आपको याद रखना है, आपको वो 25वां राज्य था। जी हाँ, वो 25वां राज्य था। उसके बाद और एक घटनाक्रम आता है 1971 का, जब पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज बांग्लादेश के रूप में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया। तो याद रखना है, ये था ओवरऑल एक व्यू। यही नहीं हमारा आज का क्लास खत्म हो रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे कि अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ रही थी तो भारत का क्या दशा था। भारत में मुगल साम्राज्य था और वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने अनुसार चला रहा था, भारतीयों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दे रहा था। समझ में आ रहा है ना। लेकिन अंग्रेज उसी बीच में आता है, एंट्री करता है और हमारे भारतीयों को किस तरह से अपने चंगुल में फंसाकर इस मुकाम तक लेते जाता है, इस तरह से हम लोगों को परेशान कर देता है कि हमारा विरोध करने का मन करने लगता है। तो अभी रुकिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, आपको हम ये भी बताएंगे कि कब और कौन से मुगल काल ने अंग्रेज को अलाउ कर दिया। अंग्रेज को नहीं करता तो मुगल का काल ही रहता, लेकिन मुगल काल का भी पतन होना ही था, क्योंकि उसमें भी आप जान रहे हैं कि अयासियों लोगों की कमी नहीं थी। बेतुका, समझ में आ रहा है ना, 10-12 ठो शादी करके और क्या कर रहा था, अब मगन हो जा रहा था और उनका तकदीर भी साथ नहीं दे रहा था, सुशासन उसमें नहीं थी, सभी का पतन हो रहा था, सभी जो है बीमारियों से मरे जा रहे थे। आपको ये अभी जस्ट बताएंगे कि किस तरह से मुगल पर अंग्रेज हावी हुआ और जल्दी से ही इस स्लाइड में हम लोग 1857 तक पहुंच जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार जो भी हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं, एक बार आपको ये ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि क्या हम डायरेक्ट पढ़े जा रहे हैं और आपको मज़ा नहीं आ रहा है। अगर आपको मन लग रहा है तो एक बार आप दिल से लिखिए, दिल से समझ में आ रहा है तो कुछ लिखिए, अपने अनुसार आप लिखते चलिए, जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा हमको फील होगा। तो चलिए, याद रखना है 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, जी हाँ 18वीं शताब्दी कहने का मतलब है कि 1700 से आपको याद रखना है 1799 तक। जी हाँ, ये कन्फ्यूजन है, जैसे अभी 2000 से 2024 होते हुए 2099 तक कौन सा ईस्वी कहलाएगा, तो ये 21वीं सदी कहलाएगा। यानी 100 साल आगे वाला को काउंट करते हैं। जब 1700 चले तो इसको 18वीं कहना है, ठीक है ना। जब 1800 चले तो उसको 19वीं कहना है। कोई दिक्कत है? ये बातें आप अच्छे से समझ गए हैं। आप तो समझते ही थे, लेकिन हम ही नहीं समझ पाए थे 10th में, हमारे मास्टर साहब ही इसको समझाए नहीं थे, तो हम बाद में समझ लिए, तो हम सोचे आपको भी समझा दे रहे हैं। देख रहे हैं ना, कोई हमारा बड़ाई नहीं कर रहे हैं ना, ऐसे नहीं चलेगा। आप अच्छा वाला बड़ाई लिखिए टाइपिंग करके। तो याद रखना है 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मतलब हो गया आधा से पहले, यानी 1750 हुआ आधा, और पूर्वार्ध मतलब पहले वाला 50 वाला, यानी 1701 से लेकर 1700 से लेकर आपको 1750 के बीच को क्या कहेंगे, पूर्वार्ध कहेंगे। ये आप समझ गए। तो यानी उस समय मुगल साम्राज्य के पतन ने ही अंग्रेजों को भारतीय राजनीति में पैर फैलाने के लिए, जमाने के लिए अलाउ कर रहा था। आप जानते हैं कि शासक के नाम ये है हमारे पास, और इसका शासन काल ये है हमारे पास। ये हमारे जीएस के स्टडी मटेरियल का हिस्सा है, इसीलिए आपको कहीं गूगल ना करना पड़े, इसीलिए हमने उस जीएस के मटेरियल में, ये हमारा पेड मटेरियल है। जी हाँ, ये हमारा बुक का कंटेंट है। इसका क्लास नोट्स अभी जाएगा और जल्दी ही बुक पब्लिश हो जाएगा। इसको काफ़ी मेहनत लगा है, रातें बिताए हैं हम इसके साथ, इतना मेहनत किए हैं इसके साथ, रात भर जग के आँखों में दर्द करके इसको स्लाइड को बनाए हैं हम। तो याद रखना है कि ये हमारा कॉपीराइट मटेरियल है, और इसका अगर पीडीएफ शेयर कर देंगे तो आजकल एआई के ज़माने में
इसको अच्छे से, हमारे से भी ज़्यादा अच्छे से अरेंज करने वाले महारथियों की कमी नहीं है, इसीलिए हम इसको शेयर नहीं कर सकते हैं, है ना। बस आप इसको स्टडी करिए, ये फ्री क्लास आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर इसका आप मटेरियल मंगाना चाहते हैं तो जीएस का स्टडी मटेरियल में आपको ये कंटेंट अवेलेबल करा दी जाएगी। उसका कुछ पे राशि है जो आपको हम दे दिए हैं पहले ही लिस्ट। अब ये इस पर चर्चा हम वीडियो में नहीं करेंगे, ठीक है। तो याद रखना है आपको, ये है हमारा बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, और इसका यहाँ पर क्या है, अवधि है। तो ये आपको एक बार क्या करना है, सिर्फ देख लेना है। अगर आप याद भी कर लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अभी हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, इसलिए मुगल में नहीं जाएंगे। जहाँ यहाँ हमारा ये पूरा लिस्ट दिया हुआ है, और ये देखिए 1857 तक ये मुगल का एम्पायर यहाँ तक चलता है ना, गिरते बजरते चलता है लेकिन चलता है। और 1857 में हम लोग जान जाते हैं कि अब हम लोगों को विरोध करना है। ओके, तो ध्यान देना है, मुगल साम्राज्य के प्रमुख राजा। अब यहाँ पर इतना सा ही हम लोग देखेंगे कि मुगल आखिर भारत में तो राज कर रहा था, उस बीच में किसके शासनकाल में अंग्रेजों का एंट्री हुआ और किस कंडीशन पर हुआ, इसके बारे में जानने के लिए बस सिंगल स्लाइड में हम लोग बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब सब के बारे में एक एक स्लाइड देखेंगे। जैसे यही है हमारा बाबर का संपूर्ण, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस पर लिखेंगे तो खराब हो जाएगा। आप उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है ना। मेरा भी फोटो थोड़ा सा आ जाएगा तो अच्छा ही रहेगा। हाँ ठीक है, देखिए तो बाबर जो है ना, याद रखना है कि 30 अप्रैल 1526 ईस्वी से 26 दिसंबर 1530 ईस्वी तक ये क्या किए, राज किए। ये नहीं जानना है कि इतना क्या है, इतना में जन्म हुआ और इतना में मर गया, ये नहीं है, वो इतना इनका शासन काल था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक, और उनका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान में वो उज़्बेकिस्तान में हुआ था। याद रखना आपको कि बाबर का जन्म उज़्बेकिस्तान में हुआ था, वो मध्य एशिया का वर्तमान में हिस्सा है। याद रखना है कि पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था, उस बीच में इनका वर्चस्व काफ़ी कायम हुआ। और ये 1526 ईस्वी में ही जब उनको हरा दिया तो इन्होंने मुगल वंश का भारत में स्थापना कर दिया। ओके, बाबर की सेना ने इब्राहिम के लाखों से ज़्यादा सैनिकों को हराया, और इस प्रकार पानीपत की लड़ाई ने ही क्या क्या, भारत में बहलुल लोदी, जी हाँ सॉरी फॉर दैट, बहलुल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश को समाप्त कर दिया, और बाबर ने यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना कर दी। तो याद रखना है आपको कि वो हमारा दिन था कब, तो याद रखना है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी, और मुगल वंश का शासनकाल जो शुरू होता है वो होता है 30 अप्रैल 1526 ईस्वी को, ठीक है। और इस पे ज़्यादा चर्चा ना करते हुए, बाबर की मृत्यु जो हुई वो 1530 ईस्वी में हो गया। उनकी मृत्यु का कारण आमतौर पर उनकी शारीरिक कमजोरी और बीमारियों के कारण ये मर गया, और ऐसा ही होना जरूरी भी था, तो ये खत्म हो गया। कोई दिक्कत है? इतना सा संक्षिप्त नॉलेज दिए, हम इस पर कोई व्याख्या नहीं कर रहे हैं। अगर आपको समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ सर, बाबर के बारे में इतना ही ठीक था, क्योंकि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का ये पार्ट है जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सिर्फ पढ़ रहे हैं, इसलिए इतना ही काफ़ी था। आप एक बार हरी झंडी दिखा देंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर जैसे ही बाबर की मृत्यु होती है तो 26 दिसंबर 1530 में कौन आ जाते हैं, हुमायूं आ जाते हैं, और वो 17 मई 1540 तक राज करते हैं। फिर कुछ समय के बाद लगभग 1555 ईस्वी से 1 साल तक करता है, और यहाँ पे ये मर जाता है। तो याद रखना है आपको, मुगल साम्राज्य के ये दूसरे शासक काल थे।
हुमायूं, और हुमायूं मुगल वंश के संस्थापक बाबर का सबसे बड़ा वाला बेटा था। जी हाँ, हुमायूं ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों पर शासन किया, और हुमायूं की मृत्यु याद रखना है आपको 27 जनवरी 1556 को दिल्ली के दीन पनाह भवन के सीढ़ियों से गिरकर वो मृत्यु उनकी हो जाती है। और उसके बाद आप जानते होंगे कि हुमायूं का बेटा का नाम क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, और इसके बाद अकबर का शासनकाल प्रारंभ हो जाता है। यह है हमारा अकबर का शासनकाल, जो कि 27 जनवरी 1556 यानी हुमायूं के मृत्यु के बाद इनका शासनकाल लगातार प्रारंभ होता है और 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी तक जाता है। हुमायूं की मृत्यु के समय वह केवल 13 वर्ष का ही था। अकबर द ग्रेट इसीलिए भी कहा जाता है कि वो अपने शासनकाल में बहुत ही अच्छे से शासन चलाया था। 13 साल के ही आयु में शासन को संभाला, और जिनके कारण उन्होंने चलाया वो आप सभी जानते हैं, है ना। वो है हमारा कि उनके शिक्षक और हुमायूं के पसंदीदा विश्वास पात्र बैरम खान थे, जिन्होंने 1556 में, जिस समय ये 13 ही साल के थे, से उन्होंने 1560 तक, ध्यान रखना है, 1560 तक मुगल सम्राट का प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य किया, और पहले 4 वर्षों में मुगल साम्राज्य का विस्तार उन्होंने काबुल से लेकर जैनपुर तक कर लिया, जिसमें ग्वालियर और अजमेर भी शामिल था, और वही के शासक बना दिए गए बैरम खान। यानी अकबर इसलिए भी महान थे। यहाँ पर मुगलों के द्वारा क्या होता था, मुगलों के द्वारा ये होता था कि वो अपने ही लोगों को मरवा कर या फिर उन्हीं को पदस्थापित करके अपना राज स्थापित करता था। लेकिन अकबर द ग्रेट इसलिए भी कहे गए उनके कर्मों के कारण, क्योंकि बैरम खान जिन्होंने 13 साल की उम्र में अकबर को सहारा दिया, उनके लिए उन्होंने उनका परवरिश किया और राजपाट संभाला और राज को इतना दूर तक फैलाया। तो अकबर चाहते तो हौसो हवास में बैरम खान को मृत्यु दंड भी दे देता या नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उन्होंने क्या किया, तो याद रखना है आपको, ग्वालियर शहर का नाम याद रखना है, और अजमेर जो कि उसके शासक कौन बन गए, बैरम खान बन गए। तो इन्होंने ये दिल दिखाया कि एक ये हमारा थे क्या, विश्वास पात्र ये था इनका, है ना। और उसी को क्या किया, बैरम खान ने एक जगह का क्या बनाया, 2 जगह का राजा बनाया। मुगल बादशाह अकबर का निधन 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुआ। इतिहासकारों का मानना है कि अकबर की मौत जो है वो पेचिश की वजह से हुई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 16 को इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। ये देखिए, अब यहाँ पर स्थापना की बात है, यानी ये हुआ कि अकबर ने अलाउ कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी आकर भारत में क्या हो जाए, स्थापित हो जाए। और वो दिन था हमारा 31 दिसंबर 1600। जी हाँ, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो अपना कदम रखना चाहा तो किन्होंने अलाउ कर दिया। तो आपको याद रखना है, अकबर द ग्रेट। ये ऐसा ग्रेट काम वही कर सकता है, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के लिए ही अकबर द ग्रेट कहलाते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि आपको ऐसे ट्रिक से याद रखना है कि अकबर द ग्रेट इसीलिए भी थे ना। घर में भी कहता है क्या जरूरी था इसको यहाँ पर रखना, आज हो गया ना, पोसा हुआ कुत्ता काट लिया। तो वही बात यहाँ पे ये भी है कि अकबर द ग्रेट इसलिए भी थी कि उन्होंने अंग्रेज को कहा कि आ और मेरे को मार के भगा, कोई दिक्कत है। तो ये हमारा यहाँ पर कहानी समाप्त होता है। उसके बाद है अकबर की मृत्यु के पश्चात नरुद्दीन मोहम्मद सलीम, जिनको जहांगीर की उपाधि दी गई थी। ये क्या है, जहांगीर की उपाधि या फिर उपनाम के नाम से मुगल बादशाह बने। और जहांगीर से पहले अकबर की कोई संतान जीवित नहीं रहता था, अकबर ही आया। और अकबर के बाद सलीम ने
तख्त संभाल लिया और जहांगीर की उपाधि भी उनको प्रदान की गई। जहांगीर का मतलब क्या होता है, ये कि भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, दुनिया जीतने वाला। जी हाँ, जहांगीर का मतलब जहां पर जाके गिर नहीं, जहान को जीतने वाला जहांगीर। और उनका निधन जो है कश्मीर में हुआ था, जहां वे अपने स्वास्थ्य उपचार कराने के लिए गए थे और वहीं पर उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बाद उसकी राजपूत पत्नी, चूंकि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे पत्नियां हुआ करती थी, तो याद रखना है कि उनकी राजपूत पत्नी नाम है हमारा जगत गोसाई के पुत्र खुर्रम को उन्होंने गद्दी संभालने के लिए संभाल लिया। और जहांगीर के शासन काल में ही क्या हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना, याद रखना है ईस्वी, कि 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कर लिया। यानी ये हुआ हमारा कि ध्यान देना है हमारा कि ये अकबर द ग्रेट ने अलाउ किया, और 1600 ईस्वी की बात थी, वो जैसे तैसे अपना क्या कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश कर रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इस्टेब्लिश हो गया तो जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर ने, याद रखना है आपको कि शासन काल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में क्या किया, कारखाना खोलने का अलाउ कर दिया। वो सूरत में खोला गया, ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सूरत में स्थापित किया गया और 1615 में जेम्स प्रथम के राजदूत थॉमस रो ने क्या किया, याद रखना है कि 1615 ईस्वी का ही बात था। पहला कारखाना 13 में खोला ही सूरत में, और बोला अब किसी सूरत में हम मुगल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। याद रखना है आपका 13 सूरत, याद रखना है आपको। अंग्रेज को मुगल को अंग्रेजों ने कहा, अंग्रेज को हम पनाह दिए, तो पनाह देने के बाद अंग्रेज ही बोलता है कि 13 सूरत हम अब नहीं देखना पसंद करते हैं। तो 13 यानी 1613 सूरत, यानी सूरत में क्या हुआ, कारखाना खोला। और 15 यानी 2 साल में ही जेम्स प्रथम के राजदूत थॉमस रो ने जहांगीर से मुगल साम्राज्य के सभी स्थानों पर व्यापार करने और कारखाना लगाने की अनुमति हासिल कर लिया। यानी आप समझ रहे हैं कि जहांगीर जो है ना, बड़ा ही द ग्रेट का उल्टा था। आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरी इस कहानी से। ठीक है, फिर 15 के बाद 1616 ईस्वी में कंपनी ने दक्षिण में मसूलीपट्टम, याद रखना है, में अपना पहला कारखाना भी क्या कर लिया, स्थापित कर लिया। ये बातें भी आपको याद रखना है कि मसूलीपट्टम में आपको याद रखना है 1616 ईस्वी। ओके, तो ये बातें अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद ये किसका था, ये था हमारा जहांगीर की बात। किसका था ये, तो ये था हमारा जहांगीर। गिर गया तो अब कहता है कि सारा जहां। जी हाँ, पहले जहां पे गिर, याद रखना है, और फिर ये पहले जहां और फिर बाद में जहां, दैट इज कॉल्ड शाहजहां। आहा, क्या ट्रिक बताए हैं। यहाँ बाद में जहां तो बाद वाला, यहाँ पहले जहां तो पहले वाला, ये याद रखना है आपको। तो ये ट्रिक हो गया कि पहले शाहजहां के पहले जहांगीर, तो याद रखना है पहले जहां फिर शाहजहां, बाद में शाहजहां होगा। तो याद रखना है शाहजहां की का असली नाम जो था वो खुर्रम था। ये बातें आपको याद रखना है। शाहजहां का नाम असली क्या था, खुर्रम था। शाहजहां के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। जी हाँ, याद रखना है शासनकाल किसका था, शाहजहां का। और शाहजहां मतलब सारा जहां, सारा जहां मतलब सारा भारत, और सारा भारत सोने की चिड़िया यानी स्वर्ण युग सारा जहां। सारा जहां बोले तो शाहजहां, याद हो गया होगा। चलिए, माना जाता है शाहजहां ने के 4 बेटे थे। पहला था हमारा दारा शिकोह, दूसरा था औरंगजेब, तीसरा था शाह शुजा, और अंतिम था मुराद खुर्रम जहांगीर, जो कि क्या था, छोटा पुत्र था। और जो बाल छल बस, ध्यान देना है कि छल बस उन्होंने अपने पिता को ही उत्तराधिकारी मतलब राजा से हटा दिया और उसका उत्तराधिकारी बन गया। इस तरह से 20 वर्ष की आयु में ही शाहजहां जहांगीर शासन का एक शक्तिशाली स्तंभ समझा जाता था।
और फिर 1657 ईस्वी की बात है, देखिए अंत तक पहुंच गए हैं। और 1657 ईस्वी में शाहजहां बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया और उस समय उसे दारा को अपना विधिवत उत्तराधिकारी भी क्या किया, घोषित कर दिया। और ये दारा कौन था, तो ये वाला दारा आप समझ रहे हैं, अपने बेटे को, शाहजहां ने अपने बेटे दारा शिकोह को क्या किया, उत्तराधिकारी बना लिया। तो समझ में आ रहा है। उसके बाद हमारा है औरंगजेब की बात आएगा। तो औरंगजेब जो है 57 के बाद 58 में, याद रखना है आपको, 31 जुलाई और 3 मार्च 1707 तक आता है। औरंगजेब मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल के तीसरे बेटे थे। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। और औरंगजेब मुगल साम्राज्य के सबसे क्रूर राजा थे। ऐसा क्यों, क्योंकि औरंगजेब को आलमगीर की उपाधि भी प्रदान था, जिसका मतलब होता है दुनिया का विजेता। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, आपको ये पूछा जाएगा, ये याद रखना है। औरंगजेब को सबसे कुशल सैन्य नेता माना जाता है। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शरिया कानून और इस्लामी अर्थशास्त्र लागू किया था और बहुत ही उन्होंने हिंदुओं पर प्रताड़ना को टॉर्चर किया, महिलाओं को टॉर्चर किया, इसलिए सबसे ज़्यादा क्रूर थे। इसका क्रूरता का वर्णन हम नहीं करेंगे। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया। वर्णन क्या करें, ये लाइन ही आपको समझाता है कि औरंगजेब क्रूर राजा थे। औरंगजेब ने अपने सगे भाई का भी हत्या करवा दिया। अब बोलिए कोई सबूत आपके पास रहा जो आप मांगेंगे कि वो औरंगजेब क्रूर नहीं था? जी हाँ, जल्दी से बोलिएगा, ठीक है। उसके बाद बहादुर शाह जफर, जो कि 1712 ईस्वी तक साथ से रहा। याद रखना है, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे। ये अंतिम नहीं थे, मानिए तो एक्टिव थे, जो उस क्रम में आया वो अंतिम था। उसके बाद तो अंग्रेजों का पूरी तरह से कब्जा हो गया और 1857-58 के विद्रोह के नेता के रूप में भी नामित हुआ। आपको ये बातें याद रखना है कि ये बहादुर शाह द्वितीय उस समय आया और ये बातें आपको याद रखना है। उन्होंने बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी गद्दी से उसको उतार दिया था, बहादुर शाह द्वितीय को। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि पूरा हिस्ट्री में किस समय अंग्रेजों ने अपना पैर पसारा, कौन सा ईस्वी था, कौन सा दिन था जिस समय कि मुगलों ने क्या क्या मिस्टेक करके उसको अलाउ किया और अंग्रेज ने बाद में उसी को लात मार के मुगलों को पदस्थापित करके पूरे भारत पर राज कर लिया। अब राज कर लिया तो अब वो धीरे धीरे चलता रहा और हम लोगों पर अत्याचार करते करते ये कहानी हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे। फिर क्या होता है, पलासी की लड़ाई के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को भी हरा दिया। ठीक है ना। अब यहाँ पे शॉर्ट लाइन में हम बताते हैं, कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारतीय मामलों में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भी समझने लगा। फिर 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा के मिदनापुर हिस्से पर भी प्रशासनिक अधिकार प्राप्त कर लिया। टीपू सुल्तान को हराकर अधिकांश दक्षिण भारत को भी अपने कंपनी के शासन के अधीन ले लिया। उसके सहायक गठबंधन के अप्रत्यक्ष राजनीति पर भी उन्होंने क्या कर लिया, नियंत्रण कर लिया। बाद में कंपनी ने मराठा साम्राज्य द्वारा भी शासित क्षेत्रों को युद्ध की श्रृंखला में हराने के बाद कब्जा कर लिया। फिर 1845 से 46 और दूसरी बार 1848 से 49 में आंग सिख युद्धों में भी सिख सेनाओं को हार के बाद 1849 के में पंजाब के अधिकांश हिस्सों पर क्या किया, तो उन्होंने कब्जा कर लिया। और प्लासी के युद्ध के बाद अधिकतर दक्षिण भारत अब कंपनी के कब्जे में आ चुका था और अप्रत्यक्ष राजनीति पर भी उन्होंने क्या कर लिया था, नियंत्रण कर लिया था। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अंग्रेजों ने अपना पैर पूरी तरह से फैला लिया। अब पूरा आज के एपिसोड में आप ये समझ लीजिए कि अंग्रेज किस तरह से चाल चलकर हमारे देश में फैल चुका है। आज इतना हम लोग ये जान पाए कि अंग्रेज हमारे देश में अब आ गया है। अब आ गया तो अब रहने दीजिए 1-2 दिन, ठीक है। उसके बाद आखिर वो क्या कर दिया जो कि हमारा दिमाग सनक गया।
सोचिए, आज दिन भर आप सोचते रहिए। तो कल हम आपको, कोई संडे नहीं होगा, कोई मंडे नहीं होगा, लगातार आपको इसी तरह से व्याख्या करके मिलते रहेगा नॉन स्टॉप, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है और भार भी हम बहुत उठा लिए हैं। तो बस आज आप दिन भर सोचते रहिए कि आखिर अंग्रेज इतना अच्छा से आ गया, फिर आके हमारे साथ क्या किया जो हम बिदक गए। तो कल के एपिसोड में हम लोग यही जानेंगे कि क्या क्या किया उन्होंने कुकर्म, जिसके कारण मेरा मूड हो गया गरम और 1857 में हम मार दिए, एकदम गड़बड़ा दिए उसको। तो बस इसी दास्तां और दुख के साथ आज लेते हैं विदा। आपको ये हमारा कमेंट्री कैसा लगा, थोड़ा सा कमेंट अच्छा कीजिएगा।